हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की भूगोल के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेज हमारी रेगुलरली चल रही है मंडे से लेकर सैटरडे तक हर सब्जेक्ट की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ इन क्वेश्चन आंसर्स का जो लिंक है, ठीक है, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर्स का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही साथ डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज, अदर कंटेंट जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं crisscrossclasses.in, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट से जाइए और चेकआउट कीजिए। तो फिलहाल के लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर था हमारा मानव भूगोल के बारे में। बेसिकली हमने ये समझा था कि मानव भूगोल है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, विशेष क्षेत्र क्या है, उपागम क्या है, तो वही उसी से संबंधित 1 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। 3 अंक और 6 अंक के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं। देखिए, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि भाई मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, कौन कौन से, देखिए, अन्वेक्षण और विवरण, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। शुरुआती दौर के अंदर अन्वेक्षण और विवरण यानी चीजों को देखना और उनका क्या करना, विवरण करना यानी डिस्क्रिप्शन देना। दूसरा कौन सा आया था भाई, प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण के अंदर क्या था कि भाई प्रदेशों का विश्लेषण करना, यानी प्रदेशों का, जैसे आप किसी नए क्षेत्र में गए तो उस क्षेत्र से संबंधित सभी जानकारी का अध्ययन करना। इसके बाद जो तीसरा आया था वो कौन सा आया था, क्षेत्रीय विभेदन। याद होना चाहिए ये सब आपको। क्षेत्रीय विभेदन मतलब अब जब आपने प्रदेशों का अध्ययन कर लिया तो पहले क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में क्या डिफरेंस है उसका अध्ययन करना। और इसी तरीके से इसके क्या थे, प्रमुख उपागम थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो आपके सामने कौन सा है कि मानव भूगोल में संभववाद की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मैंने आपको 3 मुख्य विचारधाराएं बताई थी, कौन कौन सी भाई। सबसे पहले तो निश्चयवाद यानी कि नियतिवाद, दूसरी संभववाद और तीसरी नवनिश्चयवाद। तो इसके अंदर जो संभववाद थी या संभावनावाद थी, इसके अंदर उस मनुष्य के बारे में बात की गई थी जो कि आवश्यकता की स्थिति से स्वतंत्रता की स्थिति की ओर जा रहा था। यानी पहली स्थिति यानी कि नियतिवाद, निश्चयवाद में जहां वो प्रकृति पर डिपेंडेंट था और उसके अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, वहीं दूसरी तरफ अब वो जब संभावनावाद की तरफ बढ़ा या संभववाद की तरफ बढ़ा तो वहां पर जाकर उसने प्रौद्योगिकी का विकास करके अपना जीवन अपने अनुसार जीना शुरू किया। तो इसकी 3 विशेषताएं क्या थी कि पहली बात तो इसके अंदर प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर था, ठीक है, यानी कि उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी थी। साथ ही साथ आवश्यकता से स्वतंत्रता की ओर मनुष्य अग्रसर हुआ। और तीसरी चीज अगर आप इसके अंदर लिखे तो आप लिख सकते हैं कि भाई प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर कम हुआ और मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पर बढ़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सभी आंसर्स आपको रिटर्न में मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो देखिए, मानव भूगोल अध्ययन किस बात का करता है, मानव भूगोल अध्ययन करता है मानव समाज, ठीक है, और जो आपका पर्यावरण या जिसे आप प्रकृति बोल सकते हो उसका। ठीक है, तो क्योंकि मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है तो जहां मानव की बात आएगी तो मानव समाज की बात तो आएगी आएगी। तो इसी तरीके से जो मानव भूगोल है वो मानव समाज से अत्यंत घनिष्ठ रूप से यानी कि गहरे तरीके से क्या है, संबंधित है, चाहे वो अन्य सामाजिक विज्ञान हो, पर्यावरण विज्ञान हो, ठीक है, जनसंख्या विज्ञान हो, ठीक है, हर तरीके से सबके साथ ये क्या है, घनिष्ठ तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया। मनुष्य के इन प्रयासों को हम मानव भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह बताया गया कि मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया और नदी पार करने के लिए पुल बनाया, यानी यहाँ पर जो प्रकृति है उसको परिवर्तित करके मनुष्य ने अपने उपयोगी बनाया या अपने जीवन के उपयोगी बनाया। तो इसे हम किसके अंदर रखेंगे भाई, संभववाद के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि संभववादी विचारधारा के अंदर ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव के सामाजिक विकास की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, ये हमारी पहली वाली अवस्था है। तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से शुरुआती दौर में जो मानव था वो प्रकृति से बड़े स्तर पर प्रभावित होता था, उसके अनुसार कार्य करता था और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। यानी उसने क्या किया था, प्रकृति के अनुसार या उसके आदेशों के अनुसार खुद को ढाल लिया था। तो ये हमारी कौन सी अवस्था है, पहली वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाद, ठीक है, या फिर नियतिवाद। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन हमारा, तो नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो रुको और जाओ निश्चयवाद या फिर नव निश्चयवाद था क्या।
तो देखिए जैसा कि अभी हमने देखा, निश्चयवाद के अंदर जो प्रकृति वो मानव पे हावी थी और संभववाद के अंदर धीरे धीरे मानव का प्रभाव प्रकृति पर बढ़ने लगा। इन दोनों के बीच का रास्ता था क्या? नवनिश्चयवाद, जिसके अंदर मानव और प्रकृति के बीच इस प्रकार का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया जिससे कि प्रकृति भी स्पष्ट रूप से अपने आप को क्या कर सके, वृद्धि कर सके, और मानव भी प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो इसे प्रस्तुत किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है भाई, ये नाम आपको याद रखना है, किसने प्रस्तुत किया था भाई? इसे ग्रिफिथ टेलर द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मानव भूगोल अध्ययन के उपागम के रूप में मानवतावादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? तो इन दोनों का उदय कब हुआ था भाई? 1960 के दशक के बाद। ठीक है, जब हमने उपागम पढ़े थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से 1960 के दशक के बाद, ठीक है, मानव भूगोल अध्ययन के अंदर मानवतावादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का क्या हुआ था? उदय हुआ था। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रादेशिक विश्लेषण किस समय अवधि में उपागम के रूप में प्रचलित हुआ? तो भाई प्रादेशिक विश्लेषण किस दौर में हुआ था? मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्या? अन्वेषण और विवरण। दूसरा क्या था? प्रादेशिक विश्लेषण। तीसरा क्या था? क्षेत्रीय विभेदन। तो प्रादेशिक विश्लेषण कब हुआ था भाई? उत्तर औपनिवेशिक काल में। उत्तर औपनिवेशिक काल का मतलब क्या है कि औपनिवेशिक काल के बाद। ठीक है, तो ये जो पहला वाला था ये औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी कि जो आपका अन्वेषण और विवरण था वो औपनिवेशिक काल के दौरान, और उसके बाद उत्तर औपनिवेशिक काल में विकास हुआ था किसका भाई? हमारा प्रादेशिक विश्लेषण उपागम का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे सामने है, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था ने किस विचारधारा को जन्म दिया? तो ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, अभाव की अवस्था से, यानी अभाव से, एक ऐसी स्थिति जहां पर मनुष्य अभाव की स्थिति में रहता था, वहां से स्वतंत्रता की अवस्था तक कौन सी विचारधारा लेकर गई उसे? ठीक है, तो किस विचारधारा में ये दिखाया गया है कि मानव जो है वो आवश्यकता या अभाव की स्थिति से कहां चला गया? स्वतंत्रता की स्थिति में। तो ऐसा था किसके अंदर? संभववाद के अंदर। अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि संभववाद से पहले क्या था? निश्चयवाद था, जहां पर मनुष्य प्रकृति के अनुसार जीता था, यानी कि उसके पास संसाधनों की कमी थी, और फिर वो आया संभववाद में जहां पर उसने संसाधनों को अपने अनुसार ढाला और अपना जीवन सबल बनाया। इसके बाद अगर हम देखें तो भूगोल में द्वैतवाद बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु अंततः प्रकृति एवं मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर यह बोला गया द्वैतवाद क्या होता है? सबसे पहले द्वैतवाद का मतलब होता है कि प्रकृति अलग है, ठीक है, और मानव अलग है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग समझा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु अगर हम देखें तो प्रकृति मानव अलग अलग नहीं है, यानी यही बताया गया कि वैध द्वैतता नहीं है, यानी ये दोनों क्या है? अलग अलग नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है, इसे स्पष्ट कीजिए। क्योंकि देखो प्रकृति के बिना मानव नहीं हो सकता और मानव के बिना प्रकृति हो सकती है या नहीं हो सकती? देखो मानवीय क्रियाओं के बिना प्रकृति हो सकती है, परंतु प्रकृति के बिना मानव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि मानव प्रकृति पर डिपेंडेंट है तो इसीलिए वो द्वैत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्या है? अंतर्निर्भर हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं, वो दोनों पर अंतर्निर्भर हैं। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि भूगोल में द्वैतवाद विषय है महत्वपूर्ण, यानी अध्ययन किया जाना जरूरी है, बट प्रकृति और मानव कभी भी अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि मानव क्या है? प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, भले ही प्रकृति मानव पर निर्भर ना हो, क्योंकि मानव के होने से पहले भी प्रकृति थी और उसके होने के बाद भी प्रकृति होगी, पर जो मानव है वो डायरेक्टली अपने पर्यावरण पर क्या है? निर्भर है, उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है। इसी वजह से ये दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, क्योंकि मानव प्रकृति से ही बना है और मरने के बाद भी प्रकृति में ही समा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये द्वैतता नहीं है। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो 3 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हम शुरू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है, नोट्स का लिंक जैसा कि मैंने आपसे बोला हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके आंसर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फर्दर डिटेल्स के लिए। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम मंडे टू फ्राइडे वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपके लिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की, और साथ ही साथ संडे को डाउट सेशंस भी होंगे लाइव। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।